हंटर एक्स हंटर चैप्टर 363 शुरुआत होती है जब जांगली को खबर मिलती है कि वोबल के लगभग सारे बॉडीगार्ड्स मर चुके हैं और सिर्फ दो बचे हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि सबसे पहले टारगेट सबसे छोटी प्रिंसेस को क्यों बनाया गया है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वोबल के ज्यादातर गार्ड दूसरी क्वींस ने भेजे थे। वो सोचता है कि शायद उन्हें इसलिए हटा दिया गया ताकि असली कल्प्रिट पर किसी को शक न हो। तब जांगली का एक बॉडीगार्ड नन बीस्ट के बारे में टॉपिक उठाता है और बोलता है कि फिलहाल किसी को भी इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ नहीं पता। जांगली इस बात पर गौर करता है और सोचता है कि शायद इसी मिस्ट्री में वोबल के रूम में हुई किलिंग्स का आंसर छुपा हुआ है। इसी बीच प्रिंसेस के क्वार्टर्स का पूरा मैप दिखाया जाता है। रॉयल आर्मी हर जगह पेट्रोल कर रही होती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रॉयल बैंकेट की तरफ। कैमिला अपने फादर किंग नासुबी से ये कहती है कि सक्सेशन कॉन्टेस्ट में एलिमिनेट होने की कंडीशन सिर्फ बायोलॉजिकल डेथ होनी चाहिए। किंग नासुबी उसे याद दिलाता है कि ऑफिशियल सिर्फ एक प्रिंस या प्रिंसेस फाइनल सक्सेसर बनेगा, लेकिन साथ ही वो एक इंटरेस्टिंग बात भी बोलता है, रूल्स को समझना और उनकी इंटरप्रिटेशन करना, ये दोनों भी इसी कंपटीशन का पार्ट है। तभी वहाँ पे बेंजामिन आ जाता है और कैमिला से कहता है कि रूल्स के लूपहोल्स पर इतना फोकस मत करो। कैमिला उसका तुरंत जवाब देती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ सब मेरी बात माने और मेरे सारे सिबलिंग्स खुद अपनी जान दे दे। ये सुनकर बेंजामिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है और कैमिला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नासुबी उसे रोक लेता है। वो कहता है, जाने से पहले बेंजामिन की रिस्पेक्ट करो। जाते वक्त कैमिला मन ही मन में सोचती है कि सिर्फ किसी चीज की विश करने से वो रियलिटी नहीं बन जाती। दूसरी तरफ बेंजामिन भी इरिटेट हो चुका होता है। वो अपने फादर के सामने कसम खाता है, मैं ककीन अंपायर की सारी बीमार ब्रांचेस को काट दूंगा और इस ग्रेट ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। नासुबी उसे कहता है कि उसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। इसी वक्त बेंजामिन का गार्जियन स्पिरिट बिस्ट उसके पीछे नजर आता है। बैंकेट से निकलने के बाद बेंजामिन बार बार एक ही बात रिपीट करता रहता है, मैं सबको मार दूंगा। वो इतने गुस्से में होता है कि अपनी सर तक फाड़ देता है एंड कॉरिडोर में खड़े सोल्जर्स उसे देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद बेंजामिन अपने गार्ड के साथ मीटिंग करता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि बेल्सामिल को माइट सेरादनीज को पकड़कर उसके पास लाए ताकि वो खुद उसे मार सके। तब बेल्सामिल को बेंजामिन को पैरास्टिक नन के बारे में बताता है। बेंजामिन हैरान होकर पूछता है, अगर मैं नन यूजर हूँ तो मुझे ये क्रिएचर्स क्यों नहीं दिख रहे? बेल्सामिल को ये अंदाजा लगाता है कि शायद सक्सेशन सेरेमनी की कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है या फिर उन्हें देखने के लिए कोई हिडन कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। वो ये भी बोलता है क्योंकि नन बीस्ट ने डायरेक्टली वोबल को नहीं मारा, इसका मतलब इन क्रिएचर्स के भी कुछ रूल्स है जिन्हें अभी कोई नहीं समझाता एंड जो भी इन रूल्स को सबसे पहले समझ लेगा उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बेल्सामिल को बेंजामिन को पेशेंस रखने की एडवाइस देता है। उसके दो रीजन होते हैं, अकेला मूव करना डेंजरस है क्योंकि बेंजामिन नन बीस्ट को देख नहीं सकता एंड सेकंड ये कि इमरजेंसी कॉल के बाद अब सब कैंप्स को नन और नन बीस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन एडवांटेज खत्म हो गई है। बेंजामिन को समझ आ जाता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हंटर्स है। बेल्सामिल को ये एक्सप्लेन करता है कि हंटर सिर्फ नन ही यूज नहीं करते बल्कि उनके बारे में रॉयल गार्ड से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो ये भी बोलता है कि हंटर्स का मेन गोल प्रिंसेस को बचाना नहीं है, उनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव डार्क कॉन्टिनेंट मिशन से कनेक्टेड है। और क्योंकि उन्हें ककीन की पॉलिटिक्स का पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए कुछ सिचुएशंस में वो अभी भी वल्नरेबल है। बेल्सामिल को ये भी बताता है कि इमरजेंसी कॉल ने उनके सबसे बड़े वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बेंजामिन पूछता है, अगर हंटर्स को सेरेमनी और नन बीस्ट के बारे में सब कुछ पता था तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म क्यों कर दिया? बेल्सामिल को उसका जवाब देता है, वो बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब कोई भी फैक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन सके। दोनों एग्री करते हैं कि लोअर रैंक प्रिंस इस सिचुएशन का फायदा उठाकर बैटल को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। बेल्सामिल को ये भी टेंशन है कि अब दूसरे प्रिंसेस भी नन सीखना शुरू कर देंगे। इसके बाद बेंजामिन अपने सारे सोल्जर्स को बुला लेता है। जब सब टेबल के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं, वो उन्हें ऑर्डर देता है कि हर सोल्जर अलग अलग प्रिंसेस के रॉयल गार्ड के रूप में काम करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डायरेक्टली उस तक पहुंचाएंगे। वो वार्निंग देता है, नन बीस्ट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। साथ ही वो हंटर्स और नन बीस्ट की एबिलिटीज के बारे में जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है एंड लास्ट में सेल्फ डिफेंस के नाम पर लीथल फोर्स यूज करने की परमिशन भी दे देता है। सारे 14 सोल्जर उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीटिंग के बाद बेंजामिन बेल्सामिल को से ये पूछता है, क्या तुम मेरे नन बीस्ट को देख सकते हो? बेल्सामिल को उस जियांट क्रीचर को देखता है जो बेंजामिन के सोल्जर्स पर बैठा होता है और बोलता है, ये एक फ्यूचर किंग के लायक नन बीस्ट है। कुछ देर बाद बेंजामिन का एक सोल्जर जांगली के एक क्वार्टर्स में पूछता है। जांगली तुरंत समझ जाता है कि बेंजामिन क्या कर रहा है क्योंकि ऑफिशियल रॉयल आर्मी ही रॉयल गार्ड्स बन सकते हैं और बेंजामिन मिलिट्री कमांड में हाई पोजीशन रखता है, इसलिए उसके सोल्जर्स आसानी से हर प्रिंस के कैंप में आ जा सकते हैं। दूसरी तरफ कैमिला अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, बेंजामिन के सोल्जर्स मेरी नजरों के सामने भी नहीं आने चाहिए। वो सीधा वार्निंग देती है कि अगर वो उसके लिविंग रूम में घुसे तो वो मारे जाएंगे। उसके बाद वो अपनी मदर को बुलाने के लिए कहती है। जांगली मीनवाइल समझ जाता है कि इमरजेंसी कॉल ने पूरा गेम बदल दिया है और अब उसके पास नन बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का परफेक्ट चांस है। अब यहाँ पे फोकस जाता है सेरादनीज की तरफ। एक गार्ड उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि फर्स्ट क्वीन का बेटा होने की वजह से उसे बेंजामिन के ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेरादनीज हंसने लगता है और बोलता है, बेंजामिन कितना स्टूपिड है, उसका पूरा फोकस सिर्फ नन पर है। दूसरी तरफ तुबेपा भी समझ जाता है कि इमरजेंसी कॉल करने वाला इंसान सब फैक्शंस के बीच बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। वो तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उस हंटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। अब आते हैं वापस वोबल के रूम में। बिल यहाँ पे सजेस्ट करता है कि साइरेड की नन एबिलिटी यूज करके दूसरे प्रिंस पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन कुरापिका इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि टारगेट लिमिटेड रखे होंगे क्योंकि वो इस एबिलिटी
स्टेबिलिटी को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर कुरापिका हर प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा होता है। रॉयल आर्मी फोन कंट्रोल्स कर रही है, रेडियो कम्युनिकेशन लिमिटेड है एंड रिलेबल सपोर्ट बहुत कम है। सिचुएशन धीरे धीरे और डेंजरस होती जा रही है और तभी डोरबेल बजती है। कुरापिका तुरंत बोलता है शायद बेंजामिन का गार्ड होगा और वो सोचता है कि एक और सिपाही आ गया। इंटरकॉम पर सैंड्रा बात करती है और सामने एक आदमी अपना नाम बताता है, मैं विंसेंटो बेंजामिन का ऑर्डर पर आया हूँ। उस वक्त बेबी वोबल रोना शुरू कर देती है। वही तो उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है और बोलती है कि नए लोगों की प्रेजेंस से वोबल अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कुरापिका ये कहता है कि बिल एंट्रेंस की सिक्योरिटी संभालेगा, लेकिन अचानक बिल को डोर के पास कुछ अजीब नजर आने लगता है। कुरापिका भी तुरंत डेंजर फील कर लेता है और बिल से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वोबल को प्रोटेक्ट करना। एंड तब सामने जो सीन दिखता है वो हॉरिफाइंग होता है। विंसेंट सैंड्रा के पास खड़ा होता है। सैंड्रा की चेस्ट में एक नाइफ घुसा हुआ होता है। विंसेंट क्लेम करता है सैंड्रा ने पहले मुझ पर अटैक किया। वो एक पॉइजन व्हील भी दिखाता है और बोलता है कि शायद सैंड्रा किसी को पॉइजन देने वाली थी। एंड फिर वो बार बार एक ही बात रिपीट करता है, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक किया है। लेकिन उसी मोमेंट पर कुरापिका को समझ आ जाता है ये आदमी कोई स्पाई नहीं, ये सीधा एक असासिन है एंड उसका असली टारगेट शायद अभी भी इसी रूम में मौजूद है। एंड यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है।